दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा 235वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आपने देखा दोस्तों तो पूरे 7021 से लेकर 7050 तक के सवालों पर चर्चा किया जाएगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आज हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है उसमें दो मुद्दों पर आप बातचीत करेंगे। एक होगा दोस्तों उल्कापिंड और दूसरी बात है चंद्रमा से संबंधित। चंद्रमा से संबंधित जितने भी सवाल आपकी परीक्षा में बनते हैं उन सभी सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट किया जाए आज की क्लास को। चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कई सारे सवाल दिख रहे होंगे, कुछ ऐसे ही सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया गया। आप चाहें तो इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम आज की क्लास पे चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, पहला सवाल याद रखिए दोस्तों, आपके सामने है कि धूल और गैस से बने अंतरिक्ष में घूमते हुए आकाशीय पिंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, यह आकाशीय पिंडों का निर्माण किस चीज से हुआ दोस्तों? तो दो चीजों से हुआ है। लिख रहा है धूल कण से इसका निर्माण हुआ है, धूल कण से इसका निर्माण हुआ है। और इसका निर्माण किससे हुआ दोस्तों? गैस से हुआ है। ठीक है, ये आकाशीय पिंड कहलाते क्या दोस्तों? तो इन आकाशीय पिंड को उल्का पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, उल्का पिंड कहते हैं। पहला पॉइंट तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिख रहा है कि उल्काओं के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखिए होता क्या है, मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी क्या करती है भाई? पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा है। चंद्रमा छोड़ो, मैं अगर किसी अन्य सैटेलाइट की बात करूं तो सैटेलाइट भी पृथ्वी की कक्षा के चारों तरफ क्या कर रहे हैं? घूमते हुए नजर आते हैं ना, चक्कर लगाते। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है वो इन चीजों को बाहर नहीं जाने देता, वरना चंद्रमा अंतरिक्ष में तैर के कहीं भी जा सकता है, लेकिन वह गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। जब कोई भी उल्का पिंड या कोई भी आकाशीय पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के भीतर आता है तो पृथ्वी क्या करती है? उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, और आकर्षित करती है तो क्या होता है दोस्तों? वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है। दोस्तों यही जो आपके सामने लिख रहा है कि उल्काओं के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं उल्कापात। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं भाई उल्कापात हो रहा। उल्कापात मतलब छोटे छोटे आकाशीय पिंडों को पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। और उल्कापात में क्या होता है भाई? वायुमंडल में वो पिंड आएंगे तो घर्षण करने लगेंगे, और घर्षण करेंगे तो देखिए तेजी से गुरुत्वाकर्षण का खींचे चले आते हैं, और घर्षण करने की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों? उनमें आग लग जाता है। इसीलिए उल्कापात के दौरान वो जलते हुए नजर आते हैं। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला सवाल पढ़िए दोस्तों। लिख रहा उल्काएं किसके कारण सतह तक नहीं पहुंच पाती? सतह तक नहीं पहुंच पाती, ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते ही जलने लगती हैं, जिससे आकाश में आतिशबाजी नजर आती। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं किसके कारण ऐसा होता है? तो याद रखेगा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है दोस्तों? ये पृथ्वी के वायुमंडल की तरफ खींचे चले आते हैं, और वायुमंडल के घर्षण से उनमें आग लग जाता है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? इसके बाद क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण से खींचे चले आते हैं, फिर घर्षण की वजह से दोस्तों क्या हो जाता है? उनमें अग्नि लग जाती, आग लग जाता है दोस्तों। उसी घर्षण के कारण दोस्तों इन आकाश में कैसा लगता है? कोई आतिशबाजी हो रही है, कोई पटाखा छूट रहा है, ऐसा हमें नजर आता है। कहीं कोई डाउट नहीं है ना? सवाल आराम आराम से हमें पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि हम कुछ रट रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एक एक सवाल के पीछे मैं पूरा कारण बताऊंगा, तरीका बताऊंगा, ताकि आपको चीजें याद हो जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच जाता है। भाई मान लो बहुत बड़ा आकाशीय पिंड हो, अब भाई वो जलने लगा, लेकिन जरूरी नहीं कि जल के वो राख हो जाए, समाप्त हो जाए। हो सकता है उसका कुछ अंश बच गया हो, या हो सकता हो पूरी तरह से बच गया हो, उस पर घर्षण का कोई प्रभाव ही ना पड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो दोनों ही केस में दोस्तों क्या होता है कि अगर वो जलकर बच गया है तो बचकर कहां आएगा? सीधे धरती तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से उसे धरती तक लेके आती है। तब दोस्तों उसे क्या कहते हैं? अब उसी उल्का को हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसी उल्का को हम उल्का पिंड नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? उसी उल्का को हम उल्का पिंड नाम देते हैं, जो बच गया है, जो बचकर पृथ्वी पर आ गया उसे उल्का पिंड कहते हैं। जब तक वो आसमान में तब तक उल्का कहते हैं, आने की प्रक्रिया में उल्कापात होता है। ये 3-4 केस हैं दोस्तों, यही से सवाल बनता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अगले सवाल पर आइए।
अगला सवाल लिख रहा है कि उल्कापात से पृथ्वी की सतह पर बना सबसे बड़ा गड्ढा ये किस देश में स्थित है। जो दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है दोस्तों वो किस देश में स्थित है, तो याद रखेगा मैक्सिको में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, वह गड्ढा जो दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है ये मैक्सिको कहां है दोस्तों, तो यह मैक्सिको है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, ठीक है। कहां है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर, इसकी राजधानी भी मैक्सिको सिटी है। अच्छा, एक सवाल और मन में आ रहा होगा कि सर ये जो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा और जो इतना बड़ा सर गड्ढा बनाया उसका नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों, याद रखेगा चिक शैम्पू से चिकसुलूब। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है चिकसुलूब, चिकसुलूब। और जो गड्ढा बना है ना उसी गड्ढे को हम कहते हैं क्रेटर। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रेटर। याद रखेगा भाई, आप एक काम करिए, आप एक बड़ा सा कोई पत्थर, ठीक है, आप अपने छत से नीचे की तरफ पटकिए तो जब वो धरती से टकराएगा तो गड्ढा बन जाएगा, मान रहे हैं ना। तो जब उतने ऊपर से कोई पिंड आ रहा है, आकाशीय पिंड, सोचो वो धरती पर गिरेगा तो कितना बड़ा गड्ढा बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है भाई, भार है ना, और उतने दूर से आ भी रहा तो कितना गति होगा, तो गड्ढा बनाएगा। उसी गड्ढे के फलस्वरूप जो निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं क्रेटर, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये क्रेटर बन गया। तो इसका नाम क्या है, चिकसुलूब क्रेटर, ठीक है। ये कहां पर है, मैक्सिको में है, और जो सबसे बड़ा उल्का धरती पर गिरा था उससे बना हुआ ये गड्ढा है। इस तथ्य को आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है चिकसुलूब क्रेटर के बनने की घटना को वैज्ञानिक कितना पुराना मानते हैं। वैज्ञानिकों का क्या कहना है कि भाई यह घटना कब घटित हुई थी, तो वैज्ञानिक मानते हैं दोस्तों यह घटना लगभग 66 मिलियन ईयर पहले घटित हुई थी, ठीक है, 66 मिलियन वर्ष पूर्व घटित हुई थी। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों 1 मिलियन में कितना साल होता है, 1 मिलियन में 10 लाख साल होता है। कितना दोस्तों, 10 लाख वर्ष होता है। 1 मिलियन में 10 लाख वर्ष होता है, तो आप कल्पना करो कि 66 मिलियन में कितना वर्ष हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों इतनी पुरानी घटना मानी जाती है। जो एक चिकसुलूब क्रेटर की बात करते हैं वो आज की घटना नहीं है, इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल हमारा स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, अब चंद्रमा से संबंधित तमाम सवाल हैं और बहुत अच्छी हम चर्चाएं करेंगे, ठीक है। तो चंद्रमा से संबंधित क्या क्या बातें आपको याद होनी चाहिए, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला सवाल दोस्तों जो परीक्षा में आता है बार बार कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है, ठीक है। पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है दोस्तों, तो एग्जैक्ट जो दूरी है दोस्तों वो है 3,84,000 किलोमीटर, ठीक है। कितना दोस्तों, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000। कहीं कहीं पे दोस्तों लिख देता है लगभग 3 लाख, ठीक है। लेकिन आप मुझे बताओ क्या लगभग 3 लाख बोलना सही है क्या, ये बोलना गलत है। क्या बोलना सही दोस्तों, भाई 84,000 का कोई मतलब ही नहीं है। तो जब भी बोलना हमें क्या बोलना है, 3,84,000 किलोमीटर। एक सवाल और मैं बताना चाहूंगा, परीक्षा में एक सवाल आता है प्रकाश की गति, ठीक है, प्रकाश की गति कितनी होती है दोस्तों, प्रकाश की गति या चाल कितनी होती है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा इसकी चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। किसकी चाल, प्रकाश की चाल। अब यहीं से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा कि जो प्रकाश चंद्रमा से धरती पर आता है, ठीक है, वो कितने समय में आता है, 1.3 सेकंड लगता है उसको आने में। कितना लगता है, 1.3 सेकंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि चंद्रमा का द्रव्यमान, चंद्रमा का क्या चीज दोस्तों, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना है, ठीक है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना दोस्तों, तो याद रखिएगा लगभग 1/81वां भाग है, ठीक है, लगभग 1/81वां भाग है। अगर मैं आपको अपने भाषा में समझाऊं तो याद रखिएगा चंद्रमा के द्रव्यमान के 81 गुना क्या दोस्तों, 81 गुना यह पृथ्वी है। मतलब जितना चंद्रमा का द्रव्यमान है ना उसका 81 गुना क्या दोस्तों, पृथ्वी है। मान लिया एक एग्जांपल में मान लिया दोस्तों कि मान लीजिए चंद्रमा 100 किलो का है, ठीक है, चंद्रमा कितना है, 100 किलो का है। मून जो है दोस्तों कितना है, इसका वजन 100 किलो का है। तो दोस्तों अर्थ का वजन कितना हो जाएगा दोस्तों, अर्थ का वजन क्या हो जाएगा, जब 100 गुणे 81 करेंगे तो 8100 केजी आ जाएगा, ठीक है। 81 गुना की बात हो रही है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। बढ़िया सवाल है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल करा, चंद्रमा को पृथ्वी की एक परिक्रमा
पूरी करने में कितना समय लगता है। आपको पता दोस्तों कि जो चंद्रमा है किसका उपग्रह है, ये पृथ्वी का उपग्रह है। तो भाई ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम के चक्कर भी लगाता है। ये जो चक्कर लगाता है ये कितने समय में चक्कर लगाता है, ठीक है, वही आपको बताना है। भाई परिक्रमा मतलब चक्कर लगाना, धुरी पर घूमने की बात नहीं की जा रही। परिक्रमा मतलब क्या दोस्तों, चक्कर लगाने की बात की जा रही, ठीक है। और चंद्रमा कितने समय में चक्कर लगाता है, तो 27 दिन में लगाता है। 27 दिन 7 घंटे, 27 दिन और कितना दोस्तों, 7 घंटे। कभी कभी आंकड़ा मिनट में चला जाता है, तो याद रखेगा 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट, 43 मिनट। और कभी कभी आंकड़ा सेकंड में चला जाता तो 11.47 सेकंड, इतना आगे जाइएगा, ठीक है। तो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकंड, इतने समय में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी कर लेता। मतलब एक महीने में थोड़ा समय कम, एक महीने में थोड़ा समय कम, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। लगभग आप 28 दिन के आसपास समझ सकते हैं। 28 दिन भी नहीं, क्योंकि भाई एक दिन होने में 24 घंटा लगता है, तो यहाँ 24 घंटा पूरा कहां हो रहा है, 7 ही घंटा तो बात ही हो रही, 7 साढ़े 7 घंटा की, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों एकदम एग्जैक्ट आंकड़ा आप मानेंगे। ये जो समय है ना, ये जो समय है इसी को नक्षत्र मास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मास के नाम से जानते हैं। कभी परीक्षा में मान लीजिए ये परिक्रमा के बारे में ना पूछ के आपसे नक्षत्र मास के बारे में पूछ देगा, तो क्या बताएंगे, नक्षत्र मास कितने समय का होता है, 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड। याद रखेंगे इतना। तो ये चीजें आपको ध्यान देना पड़ेगा, इतना पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा जितने समय में पुनः उसी स्थान, उसी स्थिति में आ जाता है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। भाई एक चीज आप ध्यान दीजिए, बहुत डिफिकल्ट चीज है। हम हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा देखते हैं, हम हमेशा चंद्रमा का एक ही हिस्सा इसलिए देखते हैं कि चंद्रमा अपने धुरी पर जितने समय में घूमता है पृथ्वी भी लगभग उतने ही समय में अपने धुरी पर घूम जाती है। और यही कारण है कि हम दोनों का एक ही हिस्सा देख पाते हैं। तो चंद्रमा जितने समय में, मान लीजिए चंद्रमा यहां से चला और ऐसे घूम करके चंद्रमा दोस्तों पुनः इसी स्थान पर आ गया, तो ये जो होता दोस्तों उसे क्या कहते हैं, इसी को तो कहा जाता नक्षत्र मास। क्या कहा जाता दोस्तों, इसी को नक्षत्र मास कहा जाता है। अच्छा ये धुरी की बात नहीं हो रहा, ध्यान दीजिए। चंद्रमा अपने स्थान से गया है और पूरा चक्कर काट के उसी स्थान पर आया है, यह नक्षत्र मास होता है। जो अभी आपने क्या पढ़ा कि नक्षत्र मास कितने समय का होता है, तो आपने पढ़ा 27 दिन 7 घंटा कितना मिनट, 7 घंटे के बाद आपने क्या पढ़ा, 43 मिनट ना, 46 नहीं 43 मिनट और क्या पढ़ा, 11.47 सेकेंड, ठीक है। ये जो आंकड़ा दोस्तों इसको याद रखेगा, यही आपका क्या है, नक्षत्र मास है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो हमने पीछे आपको बताया था कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो आपने पढ़ रखा दोस्तों, प्रकाश जो है ये 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है, और जो चंद्रमा की दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। इस प्रकार आप कन्वर्ट करके देखेंगे तो मिलेगा मात्र 1.3 सेकंड। 1.3 सेकंड में चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। यही जब हम प्रकाश की बात करते हैं, यही प्रकाश सूर्य की जब हम बात करते हैं, यही प्रकाश जब सूर्य से चलता है और सूर्य से चल के कहां तक पहुंचता है दोस्तों, पृथ्वी तक आता है, तब दोस्तों इसको 500 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। कितने सेकंड का समय, 500 सेकंड। मैंने एग्जैक्ट बताया था 499 सेकंड का समय लगता है। या कहीं कहीं पर दोस्तों आंकड़ा 8 मिनट का दिया हुआ ना, 8 मिनट प्लस 8 छक 48, 480 प्लस 19 सेकंड, ठीक है, ये दिया हुआ कहीं कहीं पे आंकड़ा, ठीक है। तो इसी तरह से आप चीजें ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक के सवालों में, आराम से पढ़ रहे हो ना। देखिए हमारे साथ आएंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। और आप ये सोचिए, जो इंसान आज अपने 235वें लेक्चर में है, आपको आज इतना मजा आ रहा है, तो पीछे का लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। 150 लेक्चर में इतिहास पूरे भारत में कोई नहीं पढ़ाता।
हर आदमी खाना पूर्ति करता है, लेकिन आप मेरी आदत देखेंगे तो हमेशा मैं शांति से अपनी क्लास देता हूं, मैं पलट के नहीं देखता कि मेरे वीडियो पर व्यूज कितने आ रहे हैं। अगर मैं ये देखता ना तो शायद आज 235वें नंबर की क्लास आपको नहीं देता, कब की ये सीरीज बंद हो गई होती। ठीक है, ये सीरीज इसीलिए चल रही है कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग वीडियो देखते हैं, मुझे इससे मतलब है कि मैं अच्छा कंटेंट दे रहा हूं और जितने भी एक बच्चा भी अगर इस कंटेंट को देख रहा होगा तो उसके लिए जरूर फायदेमंद होगा। मैं यही सोच के हमेशा अगली क्लास तैयार करता हूं, ठीक है, और आगे करता रहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा की अपनी धुरी पर घूमने की गति कितनी है। भाई चंद्रमा भी अपनी धुरी पर घूमने की बात मतलब क्या हो गया, धुरी पर घूमना मतलब यहां परिभ्रमण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, परिभ्रमण की। पिछली क्लास में दोस्तों मैंने शब्द इस्तेमाल किया था, जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मैं ऐसे मूव करके पुनः यहीं पर आ गया तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये परिभ्रमण हो गया, अपनी धुरी पर घूमना हो गया। तो ये जो चंद्रमा है ये अपनी धुरी पर घूमने की इसकी गति कितनी दोस्तों, तो चंद्रमा की जो गति है वो पृथ्वी के दोगुनी से ज्यादा है। बहुत लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, इस बात पे कभी ध्यान दिया। जैसे अगर मैं पृथ्वी की बात करूं, ठीक है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति ये कितनी है दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा, कई लोगों ने पढ़ा होगा, 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड। 1600 किलोमीटर प्रति सेकंड ये दोस्तों पृथ्वी की परिभ्रमण गति है। और जबकि 1600 मतलब क्या सर, चंद्रमा की परिभ्रमण गति आपने कहा दोगुनी से ज्यादा, तो क्या 3200 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज्यादा स्पीड से चंद्रमा घूमता है। तो मैं कहूंगा हाँ, ये 3600 किलोमीटर की स्पीड से घूमता है। कितना याद रखेगा, 3683 किलोमीटर प्रति सेकंड। जी हां, जो चंद्रमा है दोस्तों ये पृथ्वी के दुगुनी स्पीड से घूर्णन करता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आपने कहा कि चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ घूर्णन करते हैं, अंतर है मेरे भाई। अच्छा एक बात बताइए, आपके घर में स्कूटी होगी, स्कूटी देखा होगा ना, छोटे चक्के वाली स्कूटी, उसका चक्का छोटा सा होता है, और ट्रक भी देखा होगा, ट्रक का चक्का बड़ा होता है। तो बड़ा चक्का अगर एक सर्कल पूरा कर रहा है तो वो ज्यादा दूरी तय करेगा, स्कूटी का चक्का छोटा होता तो कम दूरी तय करेगा। पृथ्वी चंद्रमा की अपेक्षा 81 गुना ज्यादा है, तो भाई उसको धीरे भी रोटेट करेगी तो चंद्रमा को पछाड़ देगी, क्योंकि आकार बड़ा है, चंद्रमा आकार में छोटा है, इसलिए तेज घूमना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि पृथ्वी ट्रक का चक्का है, चंद्रमा स्कूटी का चक्का। अब बताओ, दोनों को सेम दूरी तय करने के लिए स्कूटी को ज्यादा बार राउंड मारना पड़ेगा, ये स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। उसी तरह से रोटेशन स्पीड चंद्रमा की ज्यादा होती है और पृथ्वी की क्या होती है दोस्तों, कम होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ये भी अच्छा पॉइंट है। ठीक है, चलिए अगर मैं पृथ्वी की बात कर दूं तो पृथ्वी की गति जो यहां पे लिखा है 1600, एग्जैक्ट आंकड़ा है दोस्तों 1674 किलोमीटर प्रति सेकंड। जनरली लोग दोस्तों 1600 ही बोलते हैं, बट ये है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, बहुत शानदार सा सवाल है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण प्रवाह का अनुपात कितना है। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका हिसाब किताब क्या है बताना है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि प्रवाह अनुपात छोड़िए, आप सीधे ये ऐसे भी कर सकते हैं, चंद्रमा का अनुपात 1 होता है तो पृथ्वी का 6 होता है। ठीक है, तो 1:6 आप यहां कर सकते हैं, या कहीं कहीं पे दोस्तों 1/6 लिखा होता है। ठीक है, तो चाहे 1:6 कहिए चाहे 1/6 कहिए। ठीक है, यानी चंद्रमा पे कोई चीज 1 है तो पृथ्वी पे 6 होती है। ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पर कोई 60 किलो का आदमी है, 60 केजी का आदमी है, तो चंद्रमा पे जाने पर उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो 60 का 1/6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 60 का 1/6 आ जाएगा 10, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, चंद्रमा पे उसका भार कितना हो जाएगा, मात्र 10 किलो हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोस्तों वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है, यही समझना आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, कहीं कुछ गलत होगा तो बता देना भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। अगला लिख रहा है सवाल कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी कहलाती है। ठीक है, अच्छा सर ऐसा ये अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी का सवाल कहां से आ गया। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, मान लीजिए क्या दोस्तों, मान लीजिए पृथ्वी है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि चंद्रमा क्या करता है दोस्तों, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। चंद्रमा क्या करता है दोस्तों, ये पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो चक्कर लगाते अच्छा इनका जो पथ होता है एकदम सर्कल नहीं होता है, जैसे सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां नया स्लाइड लेना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए स्लाइड ऐड कर लेता हूं, मैं यहां पे एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। ओहो,
स्लाइड ही गायब होगी। थोड़ा सा समय दीजिए, नहीं समय देंगे तो फिर आगे का क्वेश्चन मैं नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों, वो तो बना नहीं और मुझे फिर से ड्रॉ करना पड़ा इतना, ठीक है। डिलीट हो गया था स्लाइड तो एक नई स्लाइड ऐड करनी पड़ी। सुनिए, तो मैं आपको बता रहा था दोस्तों कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, ठीक है, और चंद्रमा की दूरी ज्यादा भी होती है और कम भी होती है। तो बहुत बड़ी समस्या है कि सर ये कैसे संभव है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। और अपने एग्जांपल में दोस्तों मैं पहले लेके चलता हूं आपको सूर्य की तरफ, ठीक है। ये है दोस्तों सूर्य। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी क्या करती है दोस्तों, चक्कर लगाती है। अगर मैं सूर्य के चारों तरफ की बात कर दूं, ठीक है, सूर्य के चारों तरफ की बात करूं दोस्तों, तो पृथ्वी क्या करती है, चक्कर लगाती है। और इसका जो पथ होता है ना, ये दोस्तों अंडाकार होता है, ये गोल नहीं होता है। तो जब कभी पृथ्वी दोस्तों यहां होती है तो ये सबसे ज्यादा दूर होती है, और जब कभी पृथ्वी दोस्तों इस आकार पे आएगी तो सबसे नजदीक होती है, ठीक है। ये ऐसे मैच करेगी तो ऐसा कुछ दृश्य होता है। उसी तरीके से जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है दोस्तों, तो ये पृथ्वी है। चंद्रमा भी दोस्तों जब घूमता है ना, तो याद रखिएगा चंद्रमा भी घूमता है तो दोस्तों एक दूर वाली स्थिति बनती है और एक नजदीक वाली स्थिति बनती है, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो जो हम पीछे चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि पृथ्वी से चंद्रमा की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, तो इसे नाम दिया जाता है दोस्तों अपभू का नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, यह दूरी क्या होती, अपभू कहलाती है। उसी तरह से जो न्यूनतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं उपभू। क्या कहते हैं दोस्तों, अपभू और उपभू, ठीक है। अपभू कैसे याद रखेंगे, अ से अधिकतम, ये भूल जाता है परीक्षा में, तो क्या याद रखेंगे, याद रखेगा जो अ शब्द है, अ से अधिकतम याद रखेगा, अ से अधिकतम याद रखेगा, और अ से क्या होता है दोस्तों, अपभू होता है, ठीक है। तो ये बड़े आसान से जान जाएंगे। बाकी न्यूनतम में देखिए ऊ की मात्रा, न्यूनतम ऊ, ठीक है। तो न्यूनतम में देखिए जो ऊ की मात्रा है, इस ऊ से क्या कर ले रहे हैं, न्यूनतम कर ले रहे हैं, और इसी ऊ से याद रखेगा उपभू याद रखेगा, उपभू, ठीक है। ये होता है, तो ये ऊ। अब एक चीज और, ये दूरी कहलाती क्या हो, तो ठीक है, लेकिन कितना अंतर है इन दूरियों में वो भी जान जाइए। तो दोस्तों जब बहुत ज्यादा दूरी होता है, अच्छा सामान्य तौर पर चंद्रमा कितने दूर है दोस्तों, सामान्यतः जो दूरी है चंद्रमा की वो कितनी है दोस्तों, तो आपने पीछे पढ़ा दोस्तों कि ये दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, जो भी हमने पीछे चर्चा किया था, ठीक है। अब इस केस में दूरी बढ़ जाती है सर, यानी अधिक होती तो 3,84,000 से ज्यादा चली जाती होगी, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा, ये 4 लाख क्रॉस कर देती है। ये दूरी हो जाती है दोस्तों 4,06,000 किलोमीटर। कितना, 4,06,000 किलोमीटर हो जाती है। उसी तरह से उपभू वाले केस में ये जो दूरी 3,84,000 उसके अंदर आ जाता है, हो जाता 360। कितना हो जाता दोस्तों, 360 का एग्जैक्ट आंकड़ा 3,64,000 किलोमीटर, ठीक है। तो 3,64,000 किलोमीटर ये चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, जिसे उपभू कहा जाता है, अधिकतम दूरी जिसे अपभू कहा जाता है। ये दोनों आप याद रखेंगे, परीक्षा में इतने अंदर जाके सवाल पूछता है। मुझे नहीं पता कि चंद्रमा के बारे में आप कितना जानते हैं, लेकिन कम से कम इन बातों को याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल, हाँ ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए किताबें लॉन्च की गई हैं। उन विषय में दोस्तों ये सारे विषय हैं, और आगे हम हिस्ट्री की किताब पर काम कर रहे हैं। तो आप एक मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, जबरदस्त कोर्स है दोस्तों, जबरदस्त किताबें हैं, आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, ठीक है। हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवालों पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि चंद्रमा एक वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेता है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल दे दिया, ठीक है भाई। पृथ्वी का एक चक्कर वैसे जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, चंद्रमा को एक बार घूमने में कितना समय लग जाता है, अच्छा वो तो आपने चंद्रमास पढ़ा, ठीक है। ये जो पृथ्वी का पूरा चक्कर काट लेता है, ये कितने बार चक्कर काटता है, तो देखिए जो आपने 27 दिन पढ़ा था ना, वही तो घूम रहा था चंद्रमा, 27 दिन पढ़ा था ना, तो 27 दिन 7 घंटे, ठीक है। 7 घंटे और क्या पढ़ा था, 43 मिनट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, 11.47 सेकेंड पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो ये एक बार हुआ। इसी तरह से पृथ्वी के कितने चक्कर काट लेता, तो 12 महीने में 12 चक्कर तो काट ही लेगा। ये जो 3-3 दिन बचा ले रहा है ना, 12 × 36, और 30 दिन का महीना होता तो एक चक्कर और काट लेता है। तो कितना चक्कर हो जाएगा दोस्तों, कुल 13 चक्कर। कितना, ये चंद्रमा पूरे वर्ष में पृथ्वी के कितने चक्कर काटता है दोस्तों, 13 चक्कर काट लेता है। कितना चक्कर काट लेता है, 13 चक्कर काट लेता है, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा अमावस्या से पूर्णिमा तक
अमावस्या से पूर्णिमा तक। अब अमावस्या क्या होता है, पूर्णिमा क्या होता है? पूर्णिमा का अर्थ है दोस्तों जब पूरा चांद दिखाई दे, ठीक है। पूर्णिमा का मतलब क्या है दोस्तों? पूर्णिमा में पूरा चांद दिखाई देता है, पूर्णिमा इसीलिए उसको कहते हैं, ठीक है, दिखाई देता है, ये पूर्णिमा हो गया, ठीक है। और अमावस्या का मतलब क्या दोस्तों? अमावस्या की रात, ठीक है, अमावस्या की रात को, ठीक है, चांद गायब, ठीक है, चांद क्या हो जाता है दोस्तों? गायब रहता, दिखता ही नहीं है, ठीक है, चांद आसमान में नहीं दिखता, इसीलिए उसे अमावस्या कहते हैं। लिख रहा अमावस्या से पूर्णिमा तक की 15 दिन की अवधि क्या कहलाती है? अमावस्या मतलब जब चांद नहीं है, वहां से पूर्णिमा यानी जब चांद पूरा दिखाई देगा, इस बीच में कुल 15 दिन की अवधि होती है। और इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है, 15 दिन का एक पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब क्या है? कृष्ण मतलब होता है काला, काला मतलब अंधेरा, और अंधेरे की तरफ जब चंद्रमा पूर्णिमा से, कहा जाता है दोस्तों, जब चंद्रमा कहां से कहा जाता है? पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जाता है, यानी गोल से क्या हो जाएगा? गायब, गोल से गायब की तरफ, ठीक है, गोल से गायब। यहां क्या था दोस्तों? यहां था गायब से गोल की तरफ आ रहा था, ठीक है, गायब से कहां आ रहा था दोस्तों? ये गोल की तरफ आ रहा था जब वो पूरा दिखता। तो जब पूरा दिखता है तभी उस वाले पक्ष को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष, जो गायब होता है धीरे धीरे उस पक्ष को कहते हैं हम कृष्ण पक्ष। क्या कहते हैं उसे? हम किस नाम से जानते हैं? कृष्ण पक्ष। मुझे ये जानकारी है कि ज्यादातर बच्चे जानते हैं कि दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, लेकिन मुझे ये 100% जानकारी है कि 99% लोग नहीं जानते हैं कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता कब है। वो आप पूछेंगे ऑप्शन देके तो हमेशा पूर्णिमा अमावस्या में कंफ्यूज हो जाएंगे और बता नहीं पाएंगे, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। लिख रहा शुक्ल पक्ष व कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के घटते बढ़ते रूप को क्या कहते हैं? देखिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का रूप क्या होता है? घटता बढ़ता जाता है, क्योंकि पहले क्या होगा, मान लीजिए पहले गायब स्थिति है, ठीक है, गायब स्थिति है, तो गायब वाले से वो कहां आएगा दोस्तों? वो ऐसी स्थिति में आएगा जब पूरा चंद्रमा दिखेगा, पूरा चंद्रमा यानी पूर्णिमा तक आएगा, ठीक है, पूर्णिमा से पुनः कहां जाएगा दोस्तों? पुनः गायब वाली स्थिति में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो गायब वाली स्थिति है इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम अमावस्या कहते हैं। यही केस तो होता है, तो ये पूरा का पूरा बार बार चलता रहता है, फिर गायब के बाद पूर्णिमा की तरफ आएगा। तो ये जो केस चल रहा है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? इसमें इसे कहते हैं दोस्तों चंद्रमा की कलाएं। क्या कहते हैं दोस्तों? चंद्रमा की कलाएं। क्या कहते हैं? चंद्रमा की कलाएं कहा जाता है, ठीक है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर कैसी कलाएं होती हैं, दिखने को मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। मैंने व्यवस्था करके रखा है ये चंद्रमा की कलाएं दिखाने के लिए, ठीक है। देखिए एक तरफ आपको नजर आ रहा होगा सूर्य, ठीक है, क्या नजर आ रहा है दोस्तों? यहाँ पे सूर्य नजर आ रहा है, ठीक है, सूर्य नजर आ रहा है, ठीक है। ये सूर्य का प्रकाश दोस्तों ये इस तरह से जाएगा, आप तो जान ही रहे इस तरह से सूर्य का प्रकाश किसकी तरफ जा रहा है? चंद्रमा की तरफ भी जा रहा है और ये पृथ्वी की तरफ भी जा रहा है। बहुत आराम से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। बीच में हो गई दोस्तों ये पृथ्वी, बीच में कौन है दोस्तों? ये आपकी हो गई पृथ्वी, और ये चंद्रमा का घूर्णन है। ये चंद्रमा क्या कर रहा है? घूर्णन नहीं, ये चंद्रमा घूर्णन के साथ साथ पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। तो आप कंडीशन समझो, जब चंद्रमा दोस्तों कहां होता है? जब चंद्रमा दोस्तों कुछ इस केस में होता है, ठीक है, ये केस देखिए, जब इस केस में होता है दोस्तों तो चंद्रमा के इस वाले हिस्से पे तो प्रकाश होगा, इस वाले हिस्से पे प्रकाश होगा, लेकिन एक बात बताओ, इस वाले हिस्से पे प्रकाश होके क्या करेगा? यहां पे दोस्तों दूसरे साइड से जो आदमी पृथ्वी पे खड़ा रहेगा वो आदमी चंद्रमा को कैसे निहारेगा? उसको तो सूर्य के प्रकाश के आगे चंद्रमा दिखेगा ही नहीं, या तो ग्रहण की स्थिति बन सकती है या तो गायब की स्थिति बनेगी, ठीक है। फिर चंद्रमा आता है इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे आता है तो चंद्रमा का कितना हिस्सा दिखता है? लाइट पड़ने की वजह से ये चंद्रमा का इतना हिस्सा हम आसमान में देखते हैं। जब चंद्रमा यहां आता है तो हम कुछ इतना हिस्सा देखते हैं, जब चंद्रमा यहां आता है तब हम इसका थोड़ा ज्यादा हिस्सा देखते हैं। ये जो बढ़ता हुआ क्रम है दोस्तों, ये देखिए चंद्रमा का 25% हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा का 50% हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमा का 75% हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये संपूर्ण चंद्रमा दिखाई दे रहा है। और यही जो केस है दोस्तों फुल मून, इसी केस को कहते हैं पूर्णिमा। क्या कहते हैं दोस्तों? ये पूर्णिमा वाली स्थिति है। कैसी है? पूर्णिमा वाली स्थिति है। ये
ये कैसी स्थिति है दोस्तों? ये जो स्थिति आप देख रहे हैं ये अमावस्या वाली स्थिति है। कौन सी स्थिति है? अमावस्या वाली स्थिति है। ठीक है, एक बात समझ में आ गया? फिर से देखिए, फिर अब यहां 100% था, अब चंद्रमा घटना शुरू होगा, घटना शुरू होगा तो फिर से आ गया 75%। जब चंद्रमा यहां आ जाएगा तो फिर से आ जाएगा 50%। जब चंद्रमा यहां आ जाएगा तो फिर से आ जाएगा 25%। और जब चंद्रमा यहां आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अमावस्या वाली स्थिति आ जाएगी। इसी को कहते हैं चंद्र कलाएं। क्या कहते हैं? चंद्र कलाएं। अब मुझे आप बता दो कि आप आराम से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? आगे बात समझ में? ऐसे ही होता दोस्तों। देखिए, कभी मुलाकात करिए, डिटेल में ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और बहुत मजा आएगा, आनंद ही आनंद आएगा। ठीक है, कुछ भी जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने सवालों को देखते हैं। पीछे हमने कुछ सवाल छोड़ा था ना, हाँ यहाँ पे। ठीक है, लिख रहा है पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखाई पड़ता है। दो सवाल यहाँ परीक्षा में आते हैं, कितना भाग दिखता है, और अगला ही सवाल पूछता दोस्तों कितना भाग नहीं दिखता है। दोनों सवाल आते हैं, कितना भाग नहीं दिखता है। ये दो सवाल दोस्तों आपसे पूछे जाते हैं। कितना भाग दिखता है, जब कभी ये पूछे तो बताएगा दोस्तों 59%। कितना दोस्तों? चंद्रमा का 59% हिस्सा दिखता है। तो कितना प्रतिशत नहीं दिखता दोस्तों? सिंपल सी बात है, 59 दिखता है तो 41 नहीं दिखता है, 41 नहीं दिखता है, 59 दिखता है। ये दोनों सवाल बार बार परीक्षा में आते हैं और बच्चा बहुत बार कंफ्यूज होता है। तो आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है, इस लाइन को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर कैसे इतना भाग नहीं दिखता? एक्चुअली मैंने आपसे कहा ना कि पृथ्वी और चंद्रमा एक साथ घूमते हैं, तो जब पृथ्वी का दूसरा हिस्सा चंद्रमा के सामने आता है तो हमेशा वही हिस्सा बार बार सामने आता है। ठीक है, यही कारण है कि वो बार बार एक ही हिस्सा देखने को मिलता है, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं पड़ता है। लिख रहा है चंद्रयान 3 जो था दोस्तों, जो इस बार भारत ने भेजा, ये कब लॉन्च किया गया था? बहुत बढ़िया सवाल दे दिया, पूछा है कब लॉन्च किया गया था। हम यहां सारे जवाब आपको दे देंगे एक ही सवाल में। अगर इसकी लॉन्चिंग की बात करें दोस्तों, तो इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 में। कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 में। कहां से लॉन्च किया गया था? तो याद रखेंगे श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा कहां पड़ता है दोस्तों? यह पड़ता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, जहां से इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था। पहला सवाल। दूसरा सवाल, ठीक है, ये कब पहुंचा था दोस्तों? तो याद रखेंगे 22 अगस्त को। कब पहुंचा था दोस्तों? 22 अगस्त 2023 को ये चंद्रयान क्या हुआ? चंद्रमा पर पहुंच गया था 22 अगस्त को। 22 अगस्त नहीं, 23 अगस्त था ना, 23 अगस्त था। ठीक है, डेट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा था, आ गया, 23 ही अगस्त था दोस्तों। 23 अगस्त को चंद्रमा पहुंच गया। इसीलिए हर साल 23 अगस्त को याद रखेंगे एक नया दिवस घोषित किया गया। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, अब इस दिन क्या मनाया जाएगा दोस्तों? इस दिन मनाया जाएगा अंतरिक्ष दिवस। क्या मनाया जाएगा? अंतरिक्ष दिवस। ठीक है, स्पेस डे। ठीक है, ये मोदी जी ने दोस्तों घोषित किया, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, एक सवाल और, ये जो चंद्रयान 3 भेजा गया दोस्तों, ये कहां गया है? तो याद रखिएगा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया है। ठीक है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों इसे भेजा गया है, जहां तक आज तक कोई नहीं पहुंचा है। दुनिया के जितने भी देश हैं उन सभी ने चंद्रयान मिशन किया है, लेकिन वे सभी कहां गए दोस्तों? वे सभी चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव साइड गए थे। दक्षिणी ध्रुव साइड में आज तक किसी ने कदम नहीं रखा था। भारत पहला देश है, याद रखेंगे दोस्तों। भारत जो है, भारत पहला देश है, भारत पहला देश है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर दोस्तों अपना कदम रखा। ये आप याद रखेंगे। ठीक है, मतलब कोई मनुष्य तो नहीं भेजा, लेकिन अपना यान भेजा। ठीक है, तो ये दोस्तों एक मजेदार बात रही, इसको आप जरूर से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए अगले सवाल पर। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या दे रहा दोस्तों? लिख रहा है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना क्या कहलाता है? ठीक है, जब कभी सूर्य मतलब ये मान लीजिए सूर्य हो गया, सूर्य के बाद दोस्तों बीच में पृथ्वी आ गई। अच्छा, बीच में क्या आ गई दोस्तों? पृथ्वी आ गई, और इधर चंद्रमा हो गया। तो भैया अगर चंद्रमा इधर आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक पहुंच पाएगा क्या? देखो, सूर्य का प्रकाश यहां से आया और ये पृथ्वी से लड़कर क्या हो गया? भाग गया। ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक तो आएगा, लेकिन चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और जब चंद्रमा तक प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो इधर वाले हिस्से में जो खड़ा व्यक्ति है, इधर वाले जो हिस्से में खड़ा व्यक्ति है, वो चंद्रमा को कैसे देखेगा? उसको तो चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये स्थिति क्या कहलाती दोस्तों? कभी भी याद रखेगा, जब एक सीधी रेखा में होते हैं ना, तो उन्हें केवल कहा जाता है सिजगी। ठीक है,
और सिजगी के केस में दोस्तों हमेशा ग्रहण लगता है, ठीक है, ग्रहण। लेकिन जरूरी नहीं कि हर सिजगी में ग्रहण लगे। ग्रहण जब लगता है तो सिजगी की स्थिति होती है, एक सीध में होंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में हो, ठीक है। सूर्य ग्रहण के केस में ये चंद्रमा बीच में आ जाता है, तो पृथ्वी पर खड़ा व्यक्ति सूर्य को पूरा नहीं देख पाता। मान लीजिए एक बहुत बड़ी सी लाइट है, वो सूरज है, और आप खड़े हैं, अगर उस लाइट के बीच में मान लीजिए बोतल आ जाए तो क्या हम उस लाइट को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ऐसा ही होता ग्रहण के समय, तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, जिसकी वजह से हम सूर्य को पूरा देख नहीं पाते हैं, ठीक है, और ये घटना घटती है। लिख रहा है चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है। हाँ, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, इसको याद रखिएगा, बहुत बार इस सवाल पे विवाद हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूंगा साफ साफ, इसका जो सबसे उच्चतम पर्वत है, इस पर्वत का नाम है दोस्तों लिबनिट्ज पर्वत। क्या नाम है दोस्तों? लिबनिट्ज पर्वत, याद रखिएगा, माउंट लिबनिट्ज याद रखिएगा। ये चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है, ठीक है। और कितनी ऊंचाई है दोस्तों? तो माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंचाई है, 10,668 मीटर, ठीक है। याद रखेंगे दोस्तों, अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट जो है ये 8,848 मीटर ऊंचा है, जबकि चंद्रमा का पर्वत 10,668 मीटर ऊंचा है, ठीक है। एक और है दोस्तों, उसका नाम है माउंट ह्यूजेंस। क्या नाम है दोस्तों? ये नंबर 2 पे आता है, माउंट ह्यूजेंस, ठीक है। कई जगह पे दोस्तों ह्यूजेंस का भी नाम आता है, लेकिन याद रखेंगे नंबर 1 पर लिबनिट्ज है, नंबर 2 पर दोस्तों ये माउंट ह्यूजेंस आता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर भार में परिवर्तन होगा। अच्छा, अब बताइए, जब आदमी गया था 60 किलो का आदमी, वहां जाकर क्या हो गया था? 10 किलो का हो गया। किस कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आप चाहे कोई भी सामान ले जाओ, आदमी ले जाओ, गेंद ले जाओ, कोई सामान ले जाओ, हमेशा क्या होगा दोस्तों? हमेशा भार कम हो जाएगा, ठीक है, भार कम हो जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है ना। क्यों कम हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा पर कितना है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगता है? ये लगता है 1/6, पृथ्वी के 1/6 वहां पर है। इस वजह से हमेशा ऐसा होता है और भार हमेशा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल लिख रहा है चंद्रमा की चट्टानों में किस धातु की मात्रा अधिक है, ठीक है। चंद्रमा पे जो चट्टानें पाई गई उसमें दोस्तों कौन सी धातु की मात्रा अधिक है? तो आपने टाइटेनियम का नाम सुना होगा। वो टाइटेनियम दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पाया जाता है चंद्रमा के धरातल पर, ठीक है। टाइटेनियम की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, टाइटेनियम की, ठीक है। चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों, चंद्रमा की चट्टानों की जो चट्टान, या फिर मैं कह दूं चंद्रमा पे जो मिट्टी वगैरह पाई गई है, मिट्टी प्लस जो चट्टानें पाई गई हैं, जब भारत में दोस्तों इसका शोध किया गया तो ये दोस्तों मैच कर रही थी, ठीक है, ये मैच कर रही थी। और कहां से मैच कर रही थी? तो दोस्तों प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर में एक दोस्तों दुनिया का सबसे गहरा गर्त है, सबसे गहरा गर्त। जितना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है ना, माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, और जो गर्त है वो 11,022 मीटर गहरा है, उससे भी ज्यादा, उससे भी 4,000 मीटर और गहरा, उतना अंदर। सर ये है क्या? ये दोस्तों मेरियाना ट्रेंच इसे कहते हैं, प्रशांत महासागर में स्थित है, उसको कहते हैं मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त या ट्रेंच, ठीक है, मेरियाना गर्त। तो मेरियाना गर्त का जो आइटम है, इसके अंदर के जो मिट्टी और चट्टान के मलबे हैं, ठीक है, वो दोस्तों चंद्रमा से मैच करते हैं, ठीक है। अब आप बताइए इसके पीछे क्या रीजन है? वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, जब शोध कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बात समझ में? चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था, ठीक है। अगर मैं दोस्तों व्यक्ति की बात छोड़ता हूं, सबसे पहले मिशन की बात करता हूं कि पहला मिशन जो चंद्रमा पर किया गया वो दोस्तों किस देश ने किया था? तो जो पहला मिशन था दोस्तों ये रूस ने किया था, ठीक है, सोवियत संघ रूस ने किया था। कब किया था? दूसरा सवाल आता है दोस्तों, रूस ने मिशन कब भेजा था, ठीक है। तो रूस ने मिशन भेजा था 1966 में, ठीक है। यान का नाम क्या था दोस्तों? तो यान का नाम था लूना 2। क्या नाम था दोस्तों? लूना 2। लेकिन ये दोस्तों असफल मिशन था। ये मिशन क्या हुआ दोस्तों? ये मिशन फेल हो गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे एक नया मिशन भेजा गया, ठीक है। वो नया मिशन दोस्तों किसने भेजा था? वो नया मिशन नासा ने भेजा था। नासा बोले तो वह मिशन किसका था दोस्तों? अमेरिका का था। अमेरिका ने मिशन कब भेजा था? याद रखेंगे 1969 में भेजा था। और किसको भेजा था दोस्तों? अपोलो 11 यान का नाम है, अपोलो 11, ठीक है, इसको भेजा था। और जो पहला व्यक्ति कदम रखा उस व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग। क्या नाम था दोस्तों? नील
आर्मस्ट्रांग, ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग याद रखेगा, यह पहला व्यक्ति था जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, ठीक है। एक चीज और बता दूं, चंद्रमा की सतह पर पहला कदम किसी इंसान का नहीं पड़ा, पहला कदम पड़ा दोस्तों कुतिया का, उसका नाम था लाइका, ठीक है। तो याद रखेगा, इनसे भी पहले सर्वप्रथम दोस्तों, सर्वप्रथम कौन पहुंची थी दोस्तों, वहां पर पहला कदम की बात करेंगे तो याद रखेंगे वो लाइका नामक क्या थी दोस्तों, कुतिया, ठीक है, लाइका नामक कुतिया थी। पहले उस कुतिया को भेजा गया, बाद में दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग को यहां भेजा गया, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि नील आर्मस्ट्रांग के साथ एक और व्यक्ति को भेजा गया था, उस व्यक्ति का नाम ज्यादातर बच्चे नहीं जानते, तो याद रखिए दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है बज एल्ड्रिन। क्या नाम है दोस्तों, बज एल्ड्रिन, ठीक है, बज एल्ड्रिन, ठीक है, याद रखेंगे। बज एल्ड्रिन को भी नील आर्मस्ट्रांग के साथ भेजा गया था, एक लाइका नामक कुतिया को भेजा गया था। अच्छा, जब ये लोग गए वहां पे ना, तो याद रखेगा इन लोगों ने क्या किया, चंद्रमा पर 2.5 घंटा क्या किया दोस्तों, स्पेस वॉक किया था। क्या किया था, स्पेस वॉक किया था, पैदल चला था वहां पे, ठीक है, स्पेस वॉक किया था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल दे रहा दोस्तों, नील आर्मस्ट्रांग व बज एल्ड्रिन किस अंतरिक्ष यान में चंद्रमा पर पहुंचे थे, तो उस अंतरिक्ष यान का नाम था अपोलो 11। हमने पीछे ही आपको बता दिया था अपोलो 11। इस अपोलो 11 को किसके मिशन के तहत भेजा गया था, तो इसको नासा ने भेजा था। नासा कहां की एजेंसी दोस्तों, स्पेस एजेंसी है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। कब भेजा गया था दोस्तों, तो 21 जुलाई को भेजा गया था। कब भेजा गया था, 21 जुलाई 1979, हाँ 1969 यार, 79 नहीं, ठीक है, 1969 को दोस्तों ये भेजा गया था। किसे भेजा गया था, नील आर्मस्ट्रांग को भेजा गया था। जहां पर मैंने क्या बताया आपको कि उन लोगों ने 2.5 घंटे क्या किया दोस्तों, 2.5, ठीक है, घंटे तक क्या किया था दोस्तों, वहां पर स्पेस वॉक किया था। क्या किया था, स्पेस वॉक किया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा है कि नील आर्मस्ट्रांग व बज एल्ड्रिन द्वारा चंद्रमा की सतह पर रखा गया पहला कदम क्या कहलाया, ठीक है। पहला कदम तो रखा, ठीक है, लेकिन उस कदम को क्या कहा गया दोस्तों, ठीक है। तो वो जो पहला कदम नहीं कहला, ये गलत है। पहला कदम कहां रखा, ठीक है, जहां कहां रखा, ठीक है, कहां रखा, ये होना चाहिए दोस्तों, कहां रखा। तो दोस्तों उसे कहा गया शांति का महासागर। क्या कहा गया, शांति का महासागर कहलाया वो क्षेत्र, ठीक है, शांति का। इसे कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। क्या कहते हैं, ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते दोस्तों, जहां पर एक कदम रखा गया था, ठीक है। एक आखिरी सवाल दोस्तों आप सभी पढ़िए यहां पर कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन क्या कहलाता दोस्तों, तो चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों, सेलेनोलॉजी के नाम से जानते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों स्टडी 91 पर जो क्लास दी जा रही है उससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ तो नया मिला ना। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ नया मिलेगा, ठीक है। और ये जो 235 लेक्चर आपके कवर हुए, इसमें 150 लेक्चर इसी सीरीज में मैंने इतिहास विषय में कवर कराया, 1 नंबर से लेकर 150 नंबर तक की क्लास। उसके बाद 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया, 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक की क्लास। ये 2 विषय हमने पूरी बढ़िया से समाप्त कर दिया। अब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। तो आपके लिए अच्छी बात है कि पीछे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उनको जाके इत्मीनान से देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। जितना शिद्दत, जितने मन से मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूं ना, हर क्लास मेरी उतनी ही शिद्दत से रहती है, ठीक है। तो आप अगर साथ देंगे, पढ़ना चाहेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड एंड नोट्स हैं। तो आप हमारे वेबसाइट एप्लीकेशन से नोट्स ले सकते हैं, किताबें ले सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। फ्री में आप करंट अफेयर की क्लासेस देख सकते हैं, उसके मटेरियल देख सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड, सब कुछ अवेलेबल है। बस आपके पढ़ने के ऊपर है, आप कितना ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहते हैं, आप आके पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, सेशन यही समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।